आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 की राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति की जो पुस्तक है उसमें हम राजस्थान का परिचय और सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं बहुत शॉर्ट रूप में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था और इसी के बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड इक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने इस पुस्तक में इस प्रदेश का जो नाम था राजस्थान व राजस्थान रखा था। 30 मार्च 1949 जब हम इसे राजस्थान 30 मार्च 1949 को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, सर्वसम्मति से इस प्रदेश का नाम था वो राजस्थान रखा गया था। अब बात करते हैं राजस्थान प्रदेश में जो कुछ क्षेत्र थे जिनके प्राचीन नाम हैं, उन प्राचीन नामों की हम बात करते हैं। कौन क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं? तो जोधपुर पहले, जो जोधपुर क्षेत्र है हमारा, उस जोधपुर पहले उसे मरु या मरुआर कहलाता था। कालांतर में से मारवाड़ कहा जाने लगा। बीकानेर और जो नागौर का आसपास का जो क्षेत्र है उसे जांगल देश कहते थे पहले। इसी तरीके से मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में हुआ है, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था और इसकी राजधानी थी विराटनगर। ये आपको याद रखनी है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र जैसे धौलपुर और करौली, जो दोनों भरतपुर के पास हैं, मथुरा से सटे हुए हैं, के अधिकांश भाग हैं जो सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ है वो भाग है वो कांटल कहलाता था। माही नदी हमारे दक्षिण साइड में राजस्थान में प्रवेश करती है। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे हम 56 का मैदान कहते थे। भैंसुरगढ़ से यानी चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र पठारी प्रदेश है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास के प्रदेश जिनमें पहाड़ियों की अधिकता अधिक है उसे गिरवा कहते थे। जैसलमेर के प्राचीन नाम माण था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहलाता था और कोटा और बूंदी का जो प्रदेश है वह हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र था वह शेखावटी के नाम से प्रसिद्ध था और आज भी है। सीकर और चूरू झुंझुनू को हम आज भी शेखावटी के नाम से ही जानते हैं। अब पढ़ते हैं हम इतिहास के काल का विभाजन। इतिहास को 3 कालों के रूप में विभक्त किया गया है। प्राक युग यानी लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध नहीं है। आद्य युग यानी लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन जो अभी पढ़े नहीं जा सके। और ऐतिहासिक युग जो स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य हैं जिन्हें हमने पढ़ भी लिया है और समझ भी लिया है। अब जानते हैं राजस्थान की सभ्यताओं के ताम्र और कांस्य युग स्थलों के बारे में। तो राजस्थान की ताम्रकालीन जो संस्कृति है, प्राचीन स्थलों में गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलोंड राजसमंद, आहड़ व झाड़ुल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबणिया व पुगल बीकानेर, नंदलालपुरा किरडौत व चितवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाईमाधोपुर, मल्ला भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद जानते हैं लोह युग स्थल के बारे में। इसके बाद लोह युग स्थल कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो राजस्थान में 9 है भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुन्नू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहा गलाने की भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष भी हमें मिले हैं। रेड को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। अब पढ़ते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली सभ्यता आती है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के समय काली चूड़ियों के प्राप्त होने के कारण पड़ा था। इसका नाम कालीबंगा, काली चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी, इस कारण से इसे पड़ा था। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। वह 1961 और 62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया था। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया था।
उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। बर्तन का रंग लाल व जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवादान पद्धतियों की जानकारी भी मिलती है और साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र भी मिले हैं। यहाँ प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवनकुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। अब पढ़ते हैं दूसरी सभ्यता के बारे में, जो है आड़ सभ्यता। यह सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आड़ नदी के तट पर यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट या धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया था। मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों के प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन हैं वो सर्वाधिक मिले हैं। आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई व छपाई व्यवसाय से उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। अब पढ़ते हैं गिलुंड सभ्यता के बारे में। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर बनास संस्कृति के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। 1957 और 58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गिलुंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जैसे सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल और काले चित्रित मर्दभांड। आहड़ में पक्की ईंटों की आग में पकाई हुई ईंटें का प्रयोग नहीं हुआ है। आहड़ में पकी हुई ईंटें हैं, यानी जो आग में पकाई हुई ईंटें हैं उनका प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ था। बागोड़ सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोड़ कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 और 1970 ईस्वी तक उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ प्रागैतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागोड़ से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गणेश और नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें करपसवणी मर्दभांड कहते हैं। यह बर्तन काले नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को हम ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। राजस्थान में और भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं जो हैं। भीनमाल जालौर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने करवाया था। भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। इस साल उदयपुर से प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर की बिजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट से गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का ब्राह्मो अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन हुआ है, और इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुन्नू, नोह भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी हमें राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ये थी हमारी राजस्थान की सभ्यताएं, जिनसे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग इसमें सभी कवर हो चुके हैं। और अब देखते हैं आगे राजस्थान के जनपद। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, और मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था। राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सिवी जनपद कहलाता था।
शतपथ ब्राह्मण और कोशी तकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। आज मैंने पढ़ा है राजस्थान के पर्यटन और सभ्यताओं के बारे में। निश्चित रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम और भी वीडियो से लाएंगे। बस इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।